हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर में लास्ट में हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री रह जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में आपको अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से एनिमल हैं जिन्हें हम पालते हैं और उनसे हम किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई उत्पाद जो है वो प्राप्त करते हैं। जैसे कि गाय भैंस हो गई हैं, जैसे कि मुर्गियां हो गई हैं, जैसे कि मछलियों को पाला जाता है, जैसे कि मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनसे हम किसी न किसी प्रकार से प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला जो पोर्शन है एक बार आप लोग उसे रीड कर लेंगे। हम आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चैप्टर में हमने अभी तक कितना समझा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं, आपसे कहा गया सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास रिक्त स्थान आए हैं। आपसे कहा गया है कि उचित शब्दों को भर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, क्या क्या वो आपके पास स्टेटमेंट है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शंस आते हैं। फ्लोट है, वाटर है, क्रॉप है, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स है। ये जो शब्द हमारे पास आए हैं इन्हीं आपने क्या करना है, उचित जगह पे भरना है। अलग अलग स्टेटमेंट हमारे पास आएंगे, जैसे पहली स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट ये है, तीसरी स्टेटमेंट ये है, चौथी स्टेटमेंट ये है। सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करना है। अब आपको सारी स्टेटमेंट एक साथ दिखाई गई हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, इनमें जो गिवन जो वर्ड्स हैं या फिर जो आपको शब्द दिए गए हैं वो आपको भरने हैं। एक एक करके स्टेटमेंट सारी पढ़ लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा जो उपयुक्त शब्द है वो किस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे फिल करेंगे। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो कि ए है, उसमें कहा गया द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। इसका क्या मतलब हुआ, आपने कहा एक ही प्रकार के जो पौधे हैं उन्हें क्या किया गया है, एक ही फील्ड में ग्रो करवाया गया है, एक ही खेत में उगाया गया है और एक ही आपने क्या किया, उन्हें उगाया और उनको क्या किया, कल्टीवेट किया। ठीक है, यानी कि एक ही प्रकार के जो पौधे हैं उन्हें एक ही प्रकार के खेत में उगाया जाता है और उनकी जो कटाई होती है। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड जो आपके पास स्टेटमेंट आई वो है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। कि सबसे पहले यहाँ पे फसल को उगाने से पहले का जो सबसे पहला स्टेप है, यानी कि आप किसी फसल को उगा रहे हैं, किसी फसल को आप क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डैश ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहा गया है डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। कि जो डैमेज्ड सीड है, जो खराब बीज हैं, वो क्या होंगे यहाँ पर, पानी के टॉप में क्या होंगे, वो ये आपसे बोला गया है। नेक्स्ट है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश एंड sufficient and dash from the soil are essential। अब अपने सारे जो पॉइंट्स है वो पढ़ लिए हैं, हमें क्या करना है, शब्दों को भरना है। देखिए दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं या ऑप्शन नहीं भी दिए जा सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर तुक्के नहीं लगाने हैं, समझना है चीजों को, तब आपको भरना है। स्टेटमेंट नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। आपसे बोला गया है एक खेत है हमारे पास। ठीक है, ये एक खेत है इस प्रकार से, और इस खेत में एक ही प्रकार के पौधों को उगाया गया है। एक ही प्रकार के नहीं कि सेम काइंड है। जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे क्या हैं, गेहूं के पौधे हैं, सारे गेहूं के पौधे हैं। ये सारे गेहूं के पौधों को उगाया गया है यहाँ पर। ठीक है, हमने कहा कि इन्हें एक साथ उगाए गए हैं, इनकी जो कटाई है एक साथ की गई है, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो पौधे हैं, इन पौधों को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे। आपने कहा द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। क्या कहेंगे उसे, हम उसे फ्लोट कहेंगे, यानी कि जो तैरना होता है हम उसे वाटर या पानी कहेंगे, क्रॉप या फसल कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे यानी कि पोषक तत्व कहेंगे, या प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कहेंगे। ठीक है, इनका इन शब्दों का जो अर्थ है अगर वो हम देखें
फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ठीक है। वाटर का मतलब है पानी या जल। क्रॉप का मतलब है फसल। न्यूट्रिएंट्स का मतलब है पोषक तत्व। प्रिपरेशन का मतलब है तैयारी। चलिए, अब हमने यहाँ पे शब्दों का मतलब भी समझ लिया है। अब बताइए कि एक ही प्रकार के पौधे बहुत बड़े स्केल पे, यानी कि किसी बहुत बड़े खेत में जब हम एक ही प्रकार के पौधों को उगाते हैं तो उन पौधों को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? उन्हें तैरना कहेंगे, पानी कहेंगे, फसल कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे या तैयारी कहेंगे? आपने कहा उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। क्या आंसर आया आपका? क्रॉप। आपने कहा द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप, ठीक है। सेकेंड है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज द डैश ऑफ द सॉइल, कि सबसे पहला जब भी किसी फसल को हम बोते हैं तो सबसे पहला स्टेप वहां पर क्या आता है? आपने कहा तैरना, पानी है, फसल है, पोषक तत्व है, ये तैयारी है। तैयारी किसकी है? मिट्टी की तैयारी। तो आपने कहा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। प्रिपरेशन, ठीक है। क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। थर्ड में देखिए डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, कि जो खराब बीज हैं वो पानी के टॉप में क्या करेंगे? वो तैरेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? वो फ्लोट करेंगे। क्या आएगा आपका आंसर? फ्लोट, ठीक है। और लास्ट आपने कहा फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो क्या क्या हमारे पास बचता है यहाँ पर? आपने कहा आपके पास बचे तो न्यूट्रिएंट्स बचे हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स बचे हैं और एक बचा है वाटर। चलिए, तो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखे हैं। अगर हम सॉल्यूशन को पढ़ेंगे तो क्या हमारे पास है? आपने कहा द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड द क्रॉप। सेकेंड है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। थर्ड है डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। लास्ट है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, ठीक है। आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप भरेंगे तो इनके नीचे आप क्या कर लेंगे? इस प्रकार से हाईलाइट कर देंगे कि ये आपका क्या है? आंसर है यहाँ पर। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे? अपने आंसर को यहाँ पर पढ़ लेंगे और इसे नोट कर लेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आपने बात किया फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, तो क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से? हमने क्या क्या समझा है? यहाँ पर हमने कहा है कि क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। हमने समझा है कि जब भी किसी फसल को उगाया जाता है तो पहला स्टेप उसके लिए क्या है? हमने ये सीखा कि जब डैमेज सीड को या खराब बीज डालते हैं तो बीज क्या होते हैं? तैरने लगते हैं। कहाँ पर? टॉप में। हमने ये कहा है कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? सनलाइट होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर यहाँ पर जरूरी होते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या दी गई है? एक टेबल दी गई है। इसमें आपने क्या करना है? सही मिलान करना है। सही मिलान कीजिए, ठीक है। कॉलम ए और कॉलम बी है। यहाँ पर आपने क्या करना है? मैच करना है, यानी कि जो फर्स्ट है उससे आपको मैच करना है, उसके सुटेबल जो भी उसका मैच होगा, ठीक है। अब आपको कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है, जिसमें खरीफ की क्रॉप है। कॉलम ए में रबी की क्रॉप है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है एंड ऑर्गेनिक मेन्योर है। बी में है फूड फॉर कैटल। बी है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। सी है यहाँ पे एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट है। वीट, ग्राम एंड पी है। और ई है यहाँ पे पैडी एंड मेज है, ठीक है। अब आपको बताना है कि खरीफ की क्रॉप इनमें कौन सी होती है और रबी की क्रॉप इनमें कौन सी होती है, ठीक है। अब अगर हम कहें तो इस प्रकार से हमने कहा, क्या ये सही है? एक बार आप देखिए। आपने कहा पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर ई है, ठीक है। खरीफ की जो क्रॉप है उसका आंसर क्या है? पैडी एंड मेज है।
ध्यान से देखिए, जो हमने यहाँ पे मैच किया है, आपने कहा कॉलम ए, यहाँ पर कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, ठीक है। आपने कहा जो खरीफ की क्रॉप है उसका हमने यहाँ पे किया है ई आंसर है पैडी एंड मेज, यहाँ पर इसके सामने हमने पैडी और मेज लिखा है। दोनों तरीके से हम आंसर कर सकते हैं, बट ज़्यादा सही अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, सही मिलान करेंगे। अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अलग से टेबल यहाँ पर बना करके सही मिलान करेंगे। डी में हमने कहा जो रबी की क्रॉप है उसका आंसर है यहाँ पे डी, ठीक है, जिसमें आता है वीट, ग्राम एंड पी, तो रबी की क्रॉप में वीट, ग्राम एंड पी है, ठीक है। तीसरा हमने कहा केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट है, तो आपने कहा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है। लास्ट हमने कहा ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, एनिमल एक्सक्रीटा है, काउ डंग है, यूरिन है एंड प्लांट वेस्ट है, यानी कि ये आपका आंसर आ गया है। इजी है। अब इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि जो खरीफ की क्रॉप है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, और सेम क्वेश्चन है रबी की क्रॉप के लिए कैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रबी की क्रॉप से। आपने कहा रबी की क्रॉप में आपके पास एग्जाम्पल आते हैं वीट, ग्राम एंड पी। हमने सबसे पहले देखते हैं कि इनकी जो बुआई है या इस फसल को कब उगाया जाता है, तो आपने कहा अक्टूबर नवंबर में। देखिए थोड़ा सा वेरिएशन चल सकता है, कहीं पे सितंबर लास्ट में भी हो सकता है, कहीं पे अक्टूबर हो सकता है, कहीं पे क्या हो सकता है अक्टूबर लास्ट भी हो सकता है। तो आप हम अक्टूबर लेके चलते हैं कि अक्टूबर में इसे बोते हैं, और मार्च टू अप्रैल दोनों हो सकते हैं, मार्च और अप्रैल के बीच में, यानी कि सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में क्या की जाती है, अक्टूबर नवंबर ज़्यादा सही होगा। अक्टूबर नवंबर ज़्यादा सुटेबल टाइम होता है रबी की क्रॉप के लिए, तो अक्टूबर टू नवंबर इसे बोया जाता है, और मार्च टू अप्रैल क्या की जाती है, इसकी कटाई की जाती है, ठीक है। अब खरीफ की फसल की अगर हम बात करें तो हमने कहा इन्हें बोया कब जाता है, यहाँ पर मई जून के टाइम पे क्या होता है, जो खरीफ की फसल है उसे बोया जाता है, और इसे काटा कब जाता है, यहाँ पर जो सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, खरीफ की जो फसल है उसकी कटाई होती है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, हमने कहा कि क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन है दोनों के लिए वो हमें देखना है। तो रबी की क्रॉप को जब बोया जाता है, ये हटा देते हैं क्योंकि हम इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात कर रहे हैं। जब रबी की क्रॉप को बोया जाता है तो आपने कहा लो टेम्परेचर, और पानी की जो अमाउंट है वो नॉर्मल अमाउंट होगा। लेकिन जब रबी की क्रॉप की जब कटाई होती है, जब उसकी क्या होगी, कटाई होगी, तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, किसकी कंपैरिजन में, जब इसकी बुआई की जाती है। खरीफ की फसल की बात करें तो हमने कहा स्टार्टिंग में क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर, और जब इसकी कटाई की जाती है तब यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर पानी के अमाउंट की बात करें तो हाई टेम्परेचर विद हाई अमाउंट ऑफ वाटर, विद हाई अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये आपको बस समझाने के लिए लिखा हुआ है। अगर हम रबी क्रॉप की बात करें कि लो टेम्परेचर विद नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर, और लो अमाउंट ऑफ वाटर भी चलेगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है। मई जून या जून जुलाई के टाइम पे काफ़ी वहाँ पे क्या था, रेनी सीजन ही स्टार्ट होने लगता है, तो वहाँ पे बारिश काफ़ी होती है। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे कि आपको इतना ध्यान देना है कि डे टाइम क्या है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी होती है, मॉइस्चर कितना है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर। जो हमने फर्टिलाइजर्स पढ़े थे और हमने मैन्योर पढ़े थे, ठीक है। हमने कहा फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं वो केमिकल से बनते हैं, और मैन्योर जो बनेंगे वो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनसे बनते हैं, जैसे कि किसी भी प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी से, और जैसे कि हमने कहा उनके जो वेस्ट से, जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा हो गया है, फॉर एग्जांपल काउ डंग है, या यूरिन हो गया है, या प्लांट वेस्ट यहाँ पर आ जाते हैं। इन सभी से क्या बनता है, मेन्योर बनता है। इसी के साथ हमने कहा था कि फर्टिलाइजर्स और मेन्योर में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। हमने बात की थी कि फर्टिलाइजर्स और मेन्योर में क्या डिफरेंस यहाँ पर है। सबसे ज्यादा तो हमने कहा कि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है, न्यूट्रिएंट्स आप समझते हैं, पोषक तत्व। हमने कहा जो फर्टिलाइजर्स है उनमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो ज्यादा है, हाई है, किसके कंपैरिजन में, मेन्योर के कंपैरिजन में। तो मेन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कैसे हैं,
लो है किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में। दूसरा हमने कहा ये क्विक इफेक्ट दिखाता है यहाँ पर, जैसे कि हमने बात की है कि जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं तो आपको तुरंत वहाँ पर उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। मैन्योर में ऐसा नहीं है, आपको जो उत्पाद देखने को मिलेगा वो बढ़ता तो है। आपने कहा आप मैन्योर डालेंगे, खाद डालेंगे, तो खाद डालने से उत्पाद बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ता है जितना फर्टिलाइजर्स में बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने कहा फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा अगर यूज़ किया जाए तो ये सॉइल प्रोफाइल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल आपने देखी है जिसमें ओराइजन ओ होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। जब हम छोटी क्लासेस में थे तब हमने सॉइल प्रोफाइल हमने पढ़ी थी वहाँ पर। ठीक है, जैसे ह्यूमस की सबसे पहले लेयर है, ठीक है, जैसे ओ ओराइजन कहते हैं। उसके बाद बी ए सबसे पहले ए आता है जिसमें आपने कहा मिट्टी होती है, थोड़ी सी ह्यूमस भी होगी वहाँ पे। ठीक है, और इसमें हमने कहा कि ये वो लेयर होती है जिसमें जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं। फिर आता है होराइजन बी, इसमें हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, अब ह्यूमस नहीं होगी, इसमें मिनरल्स पाए जाएंगे, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें यहाँ पर पाई जा सकती हैं। फिर सी डी और एकदम बेड रॉक जो आते हैं, आपने कहा यहाँ पर पेड़ की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं और पानी वहाँ पे एकत्रित होता है। तो ये इस प्रकार से हमने सॉइल प्रोफाइल को देखा था। हमने कहा ये सॉइल प्रोफाइल को डिस्टर्ब कर सकता है। सॉइल में प्रेजेंट जो इम्पोर्टेंट जो लाइफ है, सॉइल में जो लाइफ है, जैसे कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ कृमि होंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि कुछ वर्म होते हैं जिन्हें आप अर्थ वर्म कहते हैं। कुछ वर्म होंगे उन्हें क्या कर देते हैं, ये किल कर सकते हैं अगर इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए। तो हमने कहा इनका नुकसान भी है, इसीलिए हम लिमिटेड वे में इन्हें यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप यूज़ कर रहे हैं फिर भी आपको नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। अगर आप लिमिटेड वे में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप सबसे पहले सॉइल की स्टडी कर रहे हैं, सॉइल को किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन से न्यूट्रिएंट, कौन से मिनरल्स ऐड करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, बट एक्सेस यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक मेन्योर की बात करें तो मेन्योर को आप ज़्यादा भी डालेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा। जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स में आपने कहा कि सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन यहाँ पर होता है। ठीक है, ये दोनों में क्या है, आपने कहा कि जो डिफरेंस है वो आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपने कहा गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो ये इसी का यही है आपके पास। आपने कहा खरीफ क्रॉप के दो एग्जाम्पल, खरीफ क्रॉप के दो एग्जाम्पल दीजिए और रबी क्रॉप के दो एग्जाम्पल दीजिए। तो आपने कहा कि यहाँ पर इसका आंसर ऑलरेडी आपके पास है, जिसमें कहा गया है कि खरीफ की फसल में पैडी और मेज आते हैं, धान और मक्का, और रबी की क्रॉप में वीट एंड पी आती है जिसे गेहूं और मटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। आगे है आपको इनमें नोट्स लिखने हैं। आपको ए बी सी डी करके चार आपको क्या दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, चार शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें आपको नोट्स लिखना है। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग यानी कि जो बुआई होती है, तीसरा है वीडिंग, ठीक है, और लास्ट यहाँ पे थ्रेशिंग। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है यहाँ पर जब भी किसी फसल को उगाते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हमने कहा था कि ये सबसे पहला स्टेप है किसी भी फसल को उगाने का। सबसे पहला और सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कौन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या कहते हैं इनमें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दो पार्ट में कंप्लीट होती है। अगर आपने अपने घरों में कभी देखा होगा, अपने आस पड़ोस में कभी देखा होगा, तो दो टाइप की होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खेतों में हल लगाना ही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, उससे पहले भी सॉइल की प्रिपरेशन ही होती है। जैसे कि हम जाते हैं और खेत को साफ किया जाता है, जिनमें जो पत्थर हैं वो हटाए जाते हैं, अगर कोई लकड़ियां हैं वो हटाई जाती हैं, कोई घास है वो भी हटाई जाती है वहां पर। सेकेंड जो पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, वो ये है कि खेतों में हल लगाया जाता है जिससे कि मिट्टी जो है, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो लूज हो। अब थोड़ा सॉइल के बारे में बात करते हैं। हमारे पास दो टाइप की सॉइल आती है, दो टाइप की हम बात करेंगे, सैंडी सॉइल, ठीक है, क्ले। अगर पार्टिकल, सबसे पहले हम पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये हैं सैंडी सॉइल के पार्टिकल, यानी कितने मोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके, और ये है क्ले के पार्टिकल।
ठीक है। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि क्यों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या खेतों में हल लगाना ज़रूरी है, जो हमने पहले भी बात की थी। हमने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वाटर एंड इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एयर की। आपने सैंडी सॉइल में वाटर डाला, बहुत जल्दी जो वाटर है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। कहीं से भी आप डालेंगे और कहीं से भी जो आप पानी जो है वो बहुत ईजिली क्या है निकल जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जो सैंडी सॉइल है उसमें पानी बहुत देर तक नहीं रहता है, बल्कि बहुत क्विकली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, और पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं तो इनके बीच में क्या है, रिक्त स्थान है, ठीक है। बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। क्ले की हम बात करें तो क्ले के पार्टिकल्स इसके कंपेरिजन में काफी छोटे होते हैं, और अगर पानी को ऐड किया जाए तो पानी यही ट्रैप हो जाएगा। देख सकते हैं पानी जो है वो यही ट्रैप हो जाएगा। अगर मैं बात करूं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सैंडी सॉइल है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लो है। और अगर हम बात करें क्ले की, तो हमने कहा इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हाई है, कम है और अधिक है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब है जल धारण क्षमता। हमने कहा कि यहाँ पर सैंडी सॉइल के जल धारण क्षमता बहुत कम है, और जो क्ले है, क्ले की जो जल धारण क्षमता बहुत अधिक है। ये भी बेनिफिशियल नहीं है किसी प्लांट के लिए, क्योंकि पानी अगर ठहरेगा ही नहीं तो पानी को जो पेड़ है वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जो पेड़ है वो पानी को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी से करता है। कभी देखा है आपने, देखा होगा, ऐसा नहीं होता कि हम ऊपर पत्तों में पानी डाल रहे हैं, पत्तों से पानी जाता तो मिट्टी में ही है, बट कभी आपने अपने बड़ों को देखा है कि वो क्या करेंगे, सिर्फ पत्तों में पानी डालते हैं। जैसे जब आपने बात की थी सिंचाई के जो होते हैं, इरिगेशन जो होते हैं, सिंचाई होते हैं, तो सिंचाई में हमने पढ़ा था कि जैसे यहाँ पर प्लांट है, जैसे हमने कहा ये प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये जो पाइप जो है, पाइपलाइन यहाँ पर हमने क्या की है, एडजस्ट की है। इनके रूट्स होंगे। ये पानी है, ठीक है, ये ब्लू कलर में या फिर पूरा पानी बना लेते हैं। अब यहाँ से जो पानी है, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो पानी है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सभी जगह से पानी मिल रहा है, हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, पानी की आने की जगह रखी है। कहाँ पे, जहाँ पर पेड़ों की जड़ें हैं, इस प्रकार से, यहाँ से, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो पेड़ की जड़ें हैं वो इन पाइप के जो अंदर है वो अंदर जा रही है, अंदर नहीं जा रही है एक्चुअली में। हमने कहा कि ये पेड़ है, और पेड़ की सामने से हमने, या फिर इसको हम इस प्रकार से दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये पाइप है, ठीक है, और इसमें है पानी, इसमें है पानी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये जो पानी है ये सिर्फ यहाँ से रिलीज हो रहा है, सिर्फ यहाँ से, इस वाले पोर्शन से रिलीज हो रहा है। ऐसे यहाँ पे और भी पौधे होंगे, जैसे जैसे यहाँ पर और भी पौधे हैं इस प्रकार से, और ये जो पाइप है ये सामने से जा रहा है, तो पानी अब यहाँ से रिलीज हो रहा है।
हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जब भी किसी पेड़ को पानी दिया जाता है तो उसकी रूट को पानी देते हैं हम, ऐसा तो नहीं कि उसकी लीफ को देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ से पानी निकले और इसकी लीफ में जाए। हमने ऐसा क्यों किया है कि सिर्फ इसकी रूट में ही पानी जाए, क्योंकि जो रूट्स हैं वो पानी को मिट्टी से ही एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, हमने कहा कि क्या है यहाँ पे, अगर मिट्टी को लूज किया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स है। दूसरा ह्यूमस, दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमस पढ़ते हैं। अगर इसमें ह्यूमस ऐड की जाए, दोनों में जब ह्यूमस ऐड की जाए तो ह्यूमस ऐड करने से क्या होगा, हमने कहा था सबसे पहले तो मिट्टी को लूज किया जाता है। जैसे इस केस में मिट्टी को लूज करने से थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। यहाँ पर जब खेतों में हल लगाया जाता है तो ये पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होंगे और इस वजह से पानी जो है वो आसानी से आर पार आ सकता है और जो गैसेस है गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, आपने कहा ह्यूमस डालने पर ही आपको बेनिफिट्स दिखाई देंगे। जैसे कि आपने जब ह्यूमस ऐड की है तो ह्यूमस बीच में इस प्रकार से एक्यूमुलेट हो जाएगी, जो क्या करेगी, पानी को रोकने में मदद करेगी और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अधिक होने लगेगी। ठीक है, अब आपने कहा फिर यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा ह्यूमस जब यहाँ पे भी बीच में होगी तो क्योंकि ह्यूमस से पानी इजिली क्या हो जाएगा, रिलीज हो सकता है यहाँ से। दोनों में डिफरेंस है देखें। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे तो जो ह्यूमस है वो पानी को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमस पानी को निकालने में मदद कर रहा है। आपने कहा क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने पास पास थे, क्योंकि ह्यूमस से जो पानी है वो इजिली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ह्यूमस हो गया है वो क्या करता है, सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसे यहाँ पर मेंटेन करने में मदद करता है। दूसरा, हमने कहा हम हल क्यों लगा रहे हैं, जिससे कि जो सॉइल के पार्टिकल्स इतने पास पास है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा दूर दूर हो जाए। अब जब हल लगाया गया, जब खेतों में हल जोता गया, जो सैंडी सॉइल है उसमें हल नहीं लगाया जाता है क्योंकि उसमें खेती नहीं की जा सकती है। जब यहाँ पर आप देखते हैं जो लोमी सॉइल है, जब आप बात करेंगे जो लोम होती है, लोम में कुछ मात्रा में सैंडी सॉइल भी है, कुछ मात्रा में क्ले भी है, कुछ मात्रा में सिल्ट भी है। तीनों टाइप की जो सॉइल मिक्स होती है उस टाइप की जो सॉइल होती है वो सबसे अच्छी होती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पे जब क्या हुआ, खेत में हल लगता है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं अब वो थोड़ा सा क्या हो गए हैं, अलग अलग सेपरेट हो गए हैं। इससे क्या होगा, इससे आपने कहा चाहे आप वाटर की बात करें चाहे आप एयर की बात करें, वो इजीली क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गैस विनिमय भी आसानी से हो सकेगा और जो पेड़ है वो आसानी से वहां से क्या ले सकेगा, पानी ले सकेगा। यही सेम बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी कि आगे क्या होगा। एक और चीज हमने कही थी कि यहाँ पर जो प्लांट है, प्लांट की जो जड़ें हैं वो आसानी से क्या होंगी, वहां पे ग्रो कर सकेंगी, या शूट है वो आसानी से वहां पे क्या होगा, बन सकेगा। तो preparation of soil में हमने क्या कहा, it is the first step in agriculture. Preparation of the soil is done to loosen the soil, which is essential for root penetration into the soil. This allow the root to breathe easily. Loosening of the soil allow the growth of earthworms and microorganisms, which will help to keep the soil fertile by adding humus to the soil. Loosening of soil also brings nutrients-rich soil to the top layer, which is essential for growth of plant. आपने कहा मिट्टी की तैयारी कृषि में पहला कदम है। मिट्टी को ढीला करने के लिए मिट्टी की तैयारी की जाती है जो मिट्टी में जड़ों के प्रवेश के लिए आवश्यक है। इससे जड़ें आसानी से सांस ले पाती, सांस तो सही शब्द नहीं होगा, लेकिन इससे आसानी से क्या हो सकता है, गैस विनिमय होगा। ब्रीथ, ब्रीथ नहीं होगा, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ध्यान रखिए पेड़ सांस नहीं लेते हैं, पेड़ों में गैस विनिमय होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो मिट्टी की तैयारी है ये कृषि का पहला कदम है। मिट्टी को ढीला करने के लिए मिट्टी की तैयारी की जाती है जो मिट्टी में जड़ों के प्रवेश के लिए आवश्यक है। इससे जड़ें आसानी से गैस विनिमय करती हैं। मिट्टी को ढीला करने से केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है जो मिट्टी में ह्यूमस डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने में मदद करेगा। ह्यूमस आ गया है क्योंकि ह्यूमस इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है।
मिट्टी को ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी भी ऊपर आ जाती है, जो पौधे की वृद्धि के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। क्लियर है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों करवाया जा रहा है? करते तो है, पर करते क्यों है, इसका रीजन आपको मिल गया है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है सोइंग, जिसमें हमने बुआई की बात की थी। ठीक है, तो इजी है ये पॉइंट, ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं आएगा। आप जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आए हैं, आप सभी की क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टिप्पणी कर सकते हैं। आपने कहा सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट healthy seeds are selected before sowing. After selecting healthy seeds, sowing is done by either traditional method or by using a equipment seed drills. आपने कहा फसल उत्पादन में बुआई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सबसे पहले बुआई से पहले स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। स्वस्थ बीजों का चयन करने के बाद बुआई या तो पारंपरिक तरीके से की जाती है या उपकरण से के सीड ड्रिल का उपयोग करके की जाती है। तो बीजों को कैसे बोया जाता है ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब बाकी के आपके जो और जो पॉइंट है जिनमें आपको क्या क्या बोला गया है, यहाँ पे वीडिंग और थ्रेशिंग, इसके बारे में आप लोग पढ़ करके आएंगे और अपनी लैंग्वेज में जो आंसर है वो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जो होमवर्क है वो आप लोग होमवर्क करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।